क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें जो आखिरी क्लास हमने किया था ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे, वो क्लास बहुत ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सारा खेला तापमान का ही है। पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हो पाया या किसी भी प्रकार का जीवन यदि संभव हो पाया तो कहीं ना कहीं ऊष्मा के कारण ही हो पाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर और इसीलिए हमने ऊष्मा की जो स्थानांतरण की विधियां हैं उन पे बात किया, क्योंकि मौसम विज्ञान में या जलवायु विज्ञान में अलग अलग जगहों पे आपको मिलेगा पढ़ने को कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो अलग अलग विधियों से हो रहा है। ठीक है, जैसे जल किस विधि से गर्म हो रहा है, वायुमंडल किस विधि से गर्म हो रहा है हमारा, है कि नहीं। तो इन सब को भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए जानना ज़रूरी था कि वो विधियाँ क्या हैं जिन विधियों से हम आगे क्लाइमेटोलॉजी में विभिन्न चैप्टर्स को सीखेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का कंपोजिशन, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन पे बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल की विशेषताएं क्या हैं। सबसे प्रमुख बात तो यही है कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वायुमंडल क्या है और हम इसे क्यों पढ़ेंगे। इन्हीं दो सवालों का जवाब हम आज इस क्लास में देखेंगे और इसका एक सामान्य परिचय देखा जाएगा वायुमंडल का कि क्या है, इंट्रोडक्शन इसका, कुछ खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी यहाँ पे देखेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। ध्यान रहे कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, चारों ओर हजारों किलोमीटर तक फैले हुए गैसीय आवरण। देखिए, वायुमंडल में सिर्फ गैसें ही नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिभाषा में हम गैसीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वायुमंडल में इसके अलावा भी चीज़ें हैं, जैसे जलवाष्प, धूल कण हो गए। तो जो धूल कण हैं उनको यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं। कारण क्या है कि उनकी मात्रा बहुत कम होती है गैसों की अपेक्षा। ठीक है, परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम प्रतिशत होता है वायुमंडल में धूल कणों का, लेकिन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं ये मौसमी घटनाओं में। तो आप जानते होंगे कि जिसकी मात्रा अधिक होती है कहीं ना कहीं उसकी के नाम से संबोधित किया जाता है उस घटना को। ठीक है, यहाँ भी बात मेजॉरिटी की है। तो गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। एक सामान्य परिभाषा है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी, चूँकि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे गैसों का एक आवरण है। आवरण मतलब ढके हुए है। क्या है, ढके हुए है पृथ्वी को। यही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। मंडल का अर्थ होता है एक जोन, एक बड़ा क्षेत्र। आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है एक मंडल, जो एक तरह की विशेषताएं लगभग रखता है। ठीक है, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये क्या है, वायुमंडल है इसका। ठीक है, वायुमंडल। जैसे जलमंडल है हमारी पृथ्वी पर, एक बड़ा क्षेत्रफल को वो कवर करता है। स्थल मंडल है पृथ्वी पर, वैसे ही जलमंडल भी क्या है, पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है। हम जैवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैवमंडल में जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। वहाँ पर जैवमंडल होता है। वो जैवमंडल का अर्थ हो जीवन पाया जाए, वो क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। तो स्थल मंडल और जलमंडल की तरह ही वायुमंडल भी क्या है, पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे कार्यपालिका और विधायिका के साथ राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग होता है। ठीक है, वायुमंडल चूँकि सुनने में लगता है, परिभाषा के हिसाब से लगता है कि ये पृथ्वी से हट के है, चूँकि जलमंडल और स्थल मंडल पृथ्वी का ही हिस्सा है एकदम,
लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा कभी मत सोचिएगा, अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए तो एकदम सही होगा कि वायुमंडल भी पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के इर्द गिर्द ही है, पृथ्वी से दूर नहीं है, पृथ्वी को ही घेर के रखा है। तो कोई अंदर से मजबूत कर रहा है अगर पृथ्वी को, कोई अंदर से पृथ्वी को सपोर्ट कर रहा है और उसे उसमें जगह बना के रह रहा है, तो कोई बाहर से कवर करके रखा है। तो वायुमंडल पृथ्वी को बाहर से कवर करके रखा है। अब ये पृथ्वी को छोड़ करके ये गैसीय आवरण जो है, ये जो गैसीय आवरण है, ये पृथ्वी को छोड़ करके बाहर अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला जाता? तो कारण कुछ और नहीं है, इसको सपोर्ट यहाँ पृथ्वी के साथ ही ये रहेगा हमेशा। तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता है। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो विशेषता है वो है कि वस्तुओं को या चीज़ों को अपनी ओर, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना, खींच के रखना, अपने से बांध के रखना। तो गैस है क्या, ये भी जान लीजिए। देखिए 3 चीज़ें आती हैं आपको वायुमंडल या पूरे क्लाइमेटोलॉजी में, इन 3 शब्दों को आप अच्छे से देखेंगे। एक तो होता है गैस। गैस क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ की एक अवस्था। अब चूंकि ये पदार्थ है, क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है, अर्थात ये पदार्थ है और पदार्थ में भार भी होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक दूसरा शब्द आता है वायु। वायु क्या है? तो जो गैस होता है, गैसों का सम्मिश्रण, यानी जब बहुत सारी गैसेस मिक्स हो जाएं तो फिर वो क्या कहलाती हैं? वायु कहलाती हैं। ठीक है, गैसों का सम्मिश्रण। एक तीसरा शब्द और मिलेगा आपको, पवन। पवन क्या है? तो वायु में क्षैतिज गति, क्या? वायु में क्षैतिज गति पवन कहलाती है। देखिए हम तब तक एहसास नहीं कर सकते हैं कि वायु है कि नहीं, हमको पता नहीं चलता है उस समय तक जब तक कि हम उसे महसूस न करें। और महसूस हम कब करेंगे वायु को? जब उसमें गति होगी और हमें छू कर निकलेगी। आप कहते हैं ना बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बहुत अच्छी वायु चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है वायु। तो ये आप कब कह पाते हैं? जब वायु चलती है ना, और चलती किस दिशा में है? क्षैतिज। क्षैतिज का अर्थ होगा ऐसे चलना। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीनों शब्दों में अंतर। गैस क्या है? पदार्थ की अवस्था है। वायु क्या है? गैसों का सम्मिश्रण है। और पवन क्या है? कि जब वायु में क्या हो जाए? क्षैतिज गति प्रारंभ हो जाए और उसे हम महसूस कर लें तो फिर वो क्या हो जाती है? पवन हो जाती है। ठीक, तो इन 3 शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे विभिन्न क्लासेज में इनकी बहुत ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि बार बार क्या होता है कि इनके अंतर पे ध्यान नहीं जाता। तो पढ़ा दो पूरी क्लास और बाद में ये कन्फ्यूजन रहता है। वायु और पवन में तो अक्सर ये कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि वायु पवन को एक ही संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर होता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि वायुमंडल की सघनता, सघनता का अर्थ होगा डेंसिटी की। क्या हज़ारों किलोमीटर तक वायुमंडल एक ही जैसा पाया जाएगा या इसमें कुछ अंतर होगा? कुछ पॉइंट्स में हम इसको यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। वायुमंडल की जो सघनता है, वायुमंडल की सघनता ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होती है, कम होती जाती है। एक स्टेटमेंट है यूजीसी नेट यूपीएससी में, ऐसे स्टेटमेंट बना के आपको दे दिया जाएगा कि वायुमंडल की जो सघनता है या वायु की सघनता है, ये ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी। ऊंचाई का अर्थ होगा कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ से पृथ्वी की सतह से वायुमंडल यानी ऊपर की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में बाहर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाएं, 2 किलोमीटर ऊपर जाएं, 10 किलोमीटर तक ऊपर जाएं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जब जब ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से वायुमंडल की सघनता कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि चूँकि पृथ्वी पर ये जो वायुमंडल है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से खींच के रखा गया है। अब गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ में लगता है, चूँकि गैस है, पदार्थ की एक अवस्था है, लेकिन इस वायुमंडल में धूल कण और जलवाष्प भी है।
तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा लगेगा। पृथ्वी से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता जाएगा। एक कारण तो ये होगा सघनता का कि भाई नज़दीक में पृथ्वी के पास में पृथ्वी ज़्यादा वायुमंडल को खींच के अपनी ओर रखी है, ज़्यादा सघन हो जाएगा। दूसरी बात ये हो गई कि वायुमंडल में बहुत सारे भारी पदार्थ हैं और हल्के पदार्थ भी हैं। तो जो भारी पदार्थ होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है नीचे की ओर रहने की, वो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाते हैं, और जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो वायुमंडल में भारी पदार्थों की मात्रा अधिक है, भारी गैसों की मात्रा अधिक है, इसलिए पृथ्वी की सतह के साथ वायुमंडल सघन होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसमें क्या होता है, कमी आने लगती है। सघनता का एक कारण और भी है कि जो पृथ्वी की सतह है, सतह पे चूँकि धूल मिट्टी जलवाष्प इन सब की मात्रा अधिक होती है, तो ये वायुमंडल को और सघन बना देते हैं, यानी और घन उनका जो घनत्व है वायुमंडल का वो अधिक हो जाता है। कारण यही है कि जो सतही धूल कण जलवाष्प हैं ये सब उड़ करके बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं जिसके कारण से वायुमंडल में धूल वगैरह मिल जाती हैं। तो ये सब मिलके वायुमंडल के यानी वायु को सघन बना देते हैं, लेकिन ये धूलकण और जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाते हैं बहुत ज़्यादा। यही कारण है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है। ठीक है। एक दूसरा स्टेटमेंट है कि वायुमंडल के कुल भार का, जितना वायुमंडल है इसके कुल भार का वायुमंडल के कुल भार का, यानी जितना भी एटमॉस्फेयर है वायुमंडल है या वायुमंडल में जितनी गैसें या पदार्थ हैं उन सब का जो भार है उस भार का लगभग आधा भाग, भार का आधा भाग सतह से 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी जो पूरा वायुमंडल है तो इसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक, लेकिन जो इसका आधा भाग है यानी भार की बात हो रही है इसकी, वो 5500 अर्थात 5.5 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि नीचे की जो वायु है, वायुमंडल की निचली सतह की वायु, वो कितना सघन होगी और कितनी भारी होगी कि पूरे वायुमंडल का जितना भार है उसका 5500 मीटर में ही आधा भाग समाहित हो जाता है। और 30 किलोमीटर तक जाने पर, यह भी ध्यान रखिएगा, और 30 किलोमीटर तक जाने पर 99% भाग कवर हो जाता है। कितना? 99। यानी वायुमंडल का 99% भाग कहाँ केंद्रित है? मात्र 30 किलोमीटर के नीचे बीच में। बाकी 1% वायुमंडल हजारों किलोमीटर तक जाता है, ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन 99% वायुमंडल का भाग क्या है? 0 से 30 किलोमीटर के बीच में ही उपस्थित है। ये स्टेटमेंट इसी तरीके से कमीशन में बनाया जा सकता है, या इसमें थोड़ी बहुत डाटा चेंज कर दे, 5500 की बजाय 4500 कर दे, या 30 की बजाय 25 किलोमीटर कर दे, है कि नहीं? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट और दे सकता है कि पर्वतों की अपेक्षा समुद्र की सतह पर वायु अधिक सघन होती है। ठीक है, क्या कह सकता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह सकता है कि पर्वतों की अपेक्षा समुद्र की सतह के पास वायुमंडल अधिक सघन होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ सामान्य है। यदि आप ये स्टेटमेंट देखे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी सघनता कम होती है, तो फिर पर्वतों की अपेक्षा यदि समुद्र की सतह के पास वायु सघन है तो इसी स्टेटमेंट में इसका जवाब है। आप समझ लीजिए, यही पर्वत ऊंचाई पर हैं लेकिन समुद्र की सतह सरफेस को बताता है, और हम ऊंचाई पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुमंडल की सघनता कम होती है। तो वही तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि पर्वतों की अपेक्षा समुद्र की सतह के पास वायुमंडल अधिक सघन होता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रतिरोधात्मकता पाई जाती है। इससे क्या फायदे होते हैं
इससे फ़ायदा ये होता है, प्रतिरोधात्मकता का अर्थ हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स, एक ऐसा बल जो घर्षण उत्पन्न करता हो। फिजिक्स में आपने बहुत पढ़ा होगा इसको। प्रतिरोध अर्थात किसी चीज़ का विरोध करना ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड, बहुत बड़ा या छोटा कोई भी हो, कि जब आकाशीय पिंड कोई पृथ्वी की तरफ आना शुरू करता है तो इस वायुमंडल में चूँकि फ्रिक्शन पाया जाता है, प्रतिरोधात्मकता पाई जाती है, तो इससे घर्षण उत्पन्न होता है और जिस कारण से वो उल्का पिंड क्या होता है, जल के राख हो जाता है। नहीं, मैक्सिमम भाग उसका जल जाता है और थोड़ा बहुत पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। इससे यदि वायुमंडल ना होता तो वो उल्का पिंड सीधा पृथ्वी पे आके गिरता, तो जिस देश में जिस कोने पे गिरता वो तो साफ ही हो जाता, उसमें कुछ बचता ना, न जीव जंतु न पेड़ पौधे। तो वायुमंडल का एक खास विशेषता है और हमारे लिए, जीव के लिए क्या है, बहुत ही फायदा करने वाली चीज़ है। वायुमंडल धरातल का तापमान भी निश्चित करता है। वायुमंडल धरातल का तापमान भी नियंत्रित करता है। आगे क्लास में आप देखेंगे उष्मा बजट या टेम्परेचर वाली क्लास में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि वायुमंडल कैसे धरातल के तापमान को मेंटेन करता है या नियंत्रित करता है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन का तापमान बहुत अधिक होता पृथ्वी पर और रात का तापमान बहुत कम होता, जैसे आज चंद्रमा पे है। चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल सौरिक प्रकाश को नियंत्रित करता है, मैंने पढ़ाया भी है सूर्यातप में। वायुमंडल जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है या पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण है, इसको रोक के धीरे धीरे बाहर भेजता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक निश्चित तापमान, पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बना हुआ रहता है हमेशा, जिस तापमान में जीवन संभव हो पाता है। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो फिर क्या हाल होता पृथ्वी पर मानव जीवन का। ये आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। क्या करता है? वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करता है। जैसे आप सर्दी में क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं ना, तो जो आपको अंदर गर्मी प्रदान कर सके, यानी गर्मी को मेंटेन रख सके, इसीलिए तो कंबल ओढ़ा जाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी का कंबल है जो गर्मी को, तापमान को नियंत्रित रखता है एक निश्चित तापमान में, जिसमें आप सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। वायुमंडल में चूँकि सिर्फ गैसें नहीं हैं, जलवाष्प की भी मात्रा है, ठीक ठाक मात्रा है, और इसी जलवाष्प के कारण जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल है, वर्षा है, कोहरा है कि नहीं, पवन, तूफान। इन सब के लिए क्या है, जलवाष्प जिम्मेदार है और धूलकण। यदि जलवाष्प और धूलकण ना होते तो पृथ्वी पर वर्षा, तूफान, बादल बनना, मेघ, इन सब के होने का कोई मतलब ही नहीं था। ये सब उत्पत्ति ही ना होती इनकी यदि वायुमंडल ना होता। बहुत विशेषताएं हैं वायुमंडल की, जितनी भी आप सोचते जाएं। खास विशेषता है कि हमारा वायुमंडल या आप कहें कि वायुमंडल सूर्य से प्रत्यक्षतः गर्म ना होकर पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। वायुमंडल, कभी आपसे यदि कोई पूछता है कि वायुमंडल कैसे गर्म हो जाता है, जो गर्मी हम लोग महसूस करते हैं, ये गर्मी वायुमंडल सूर्य से है या फिर कहीं और से, तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश से नहीं गर्म होता। प्रकाश चाहे जितनी तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सौरिक प्रकाश सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी पर आता है। ठीक है, डायरेक्टली इस सौरिक प्रकाश से पृथ्वी की सतह गर्म होती है और सतह गर्म होने के बाद में फिर ये क्या करती है, विकिरण उत्पन्न करती है, उष्मा, पार्थिव विकिरण उसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसकी वजह से गर्म होती है वायुमंडल।
ये हम तापमान में या वायुमंडलीय तापमान में पढ़ेंगे और उष्मा बजट में इसको बहुत डिटेल में देखा जाएगा कि कैसे वायुमंडल गर्म हो रहा है पार्थिव विकिरण से। फिर इससे जब सतह गर्म हो जाती है तो फिर ये क्या करती है, रेडिएशन निकालती है उष्मा का, पार्थिव विकिरण। और ये पार्थिव विकिरण चूँकि लॉन्ग वेवलेंथ का होता है इसलिए ये वायुमंडल को भेद नहीं पाता। परिणाम क्या होता है कि वायुमंडल में ही ये गर्म करते हुए धीरे धीरे निकलता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और भी पृथ्वी के सतह से जो पार्थिव विकिरण निकलता है वायुमंडल इसी से गर्म होता है और यही कारण है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यदि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा होता तो ऊंचाई के बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, तापमान में वृद्धि होती, क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक जा रहे होते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश से नहीं गर्म होकर के पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से गर्म होता है वायुमंडल। इसलिए जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वायुमंडल में तापमान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये भी आप नोट करके रखिएगा कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है या कमी आती है। और ये कमी किस हिसाब से आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसी को बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। तो जब कभी ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के एवरेज से वायुमंडलीय तापमान का गिरना ही क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तो बातें कुछ विशेषताएं थी वायुमंडल की। अगली क्लास में हमको ये देखना है कि वायुमंडल में है क्या। जैसे हमने परिभाषा में देख लिया कि गैसीय आवरण है, यानी गैस है, धूल कण है, पदार्थ, जलवाष्प की मात्रा है। लेकिन इनका परसेंटेज क्या है और इनकी भूमिका क्या है, वायुमंडल में क्या करते हैं, यानी हमको देखना है वायुमंडल का कंपोजिशन मुख्य रूप से, यानी वायुमंडलीय संगठन कि किन किन पदार्थों से या तत्वों से मिल करके वायुमंडल बना है। इन सब पे बातें हम करेंगे अगली क्लास में।